हेलो दोस्तों। हमने लास्ट पार्ट में काफ़ी कुछ डेफिनेशंस कवर कर ली थी, क्योंकि ये चैप्टर ही है कृषि, उद्योग और व्यापार, है ना। तो पहले हम कृषि खत्म करेंगे, उसके बाद उद्योग खत्म करेंगे और उसके बाद हम व्यापार खत्म करेंगे। जैसे ये सारे स्टेप धीरे धीरे कंप्लीट होंगे, चैप्टर अपने आप में ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है? जहां तक कोशिश करेंगे आज ही इसी थोड़े टाइम में ही क्या कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, कृषि वाला टॉपिक। क्लियर है ना। देखो साथ साथ में देखो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि दूसरी बुक देखो, हमारा जो, मैं जहां तक मुझे लगता है ना, मेरे अकॉर्डिंग हमारा जो कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, वो ऑफलाइन से ज्यादा बेटर चल रहा है, क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होने के कगार पे है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे, आप भी जानते हो, ठीक है ना। सिर्फ एक चैप्टर रहता है उसमें से बजट, ठीक है ना, क्योंकि विनिमय दर वहां तो स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है ना। तो एक बुक आपका खत्म हो रहा है, और सोचो इसमें भी आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो कितने रह गए? सिर्फ ज्यादा से 4 या 5 चैप्टर और रहते हैं, जिसके लिए हमारे पास आराम से अक्टूबर नवंबर तक का टाइम है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे फिर भी जल्दी से जल्दी खत्म करने का, और उसके एमसीक्यूज डालने की पूरी कोशिश मैं आपके लिए करता हूं, ठीक है। क्योंकि दिक्कत ये होती है, आपकी जो वीडियोस बनती है ज्यादातर वो रात के टाइम पे बनती है, 11 11:30, ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जब कभी सुबह मिलता है टाइम तो मैं बना लेता हूँ, कभी कभार मिल जाता है आधा पौना घंटा। तो देखो आज जो टॉपिक हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, कृषि उद्योग तथा व्यापार वाले का, जो कि 1950 से 1990 के बीच की कहानी है सारी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, तकनीकी सुधार की बात करते हैं, ठीक है ना। तकनीकी सुधार यानी जो हमारा रिफॉर्म्स आए थे तकनीक में, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे HYV प्रौद्योगिकी की हमें बात करनी है, और साथ में तथा हरित क्रांति की बात करनी है। HYV की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। यील्ड मतलब होता है पैदावार, उपज, है ना। तो अधिक उपज देने वाले बीजों की बात कर रहे हैं, यानी इस वाली कहानी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ना, ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लेके आ गए थे, जिसके कारण जो है ना फसलें ग्रो करने में क्या उनको मदद मिलने लग गई थी। काफी बड़ी तादाद में उन्होंने क्या फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। क्लियर हो गया? हाँ, चलो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा हमारे पास है हरित क्रांति। हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित मतलब होता है फसलें, क्रांति मतलब भारी वृद्धि, यानी फसल के उत्पादन में बहुत अत्यधिक वृद्धि हुआ। ये देखो नहीं पता होता इसका मतलब यही है। हरित मतलब फसलें, क्रांति मतलब भारी वृद्धि, यानी फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, इसको हरित क्रांति बोला गया था, जिसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। ठीक है। पंगा यहाँ पे ये है कि किताब में जो लिखा हुआ है, टी आर्जन की बुक है, उसमें 1967 से 1968 के बीच में लिखा है कि इसकी शुरुआत हुई थी। बट ऐसा मेरे को लगता नहीं, मेरे हिसाब से 1965 होना चाहिए, और अगर आप नेट पे या कहीं और देखोगे तो आई थिंक वहां पे 1960s है, यानी 1960 के जो दशक चला था ना उसके बीच में ये हुआ था। अब एग्जैक्टली जहां तक मुझे ध्यान है अक्टूबर 1965 में हुआ था। कहाँ? अक्टूबर 1965 में। तो अब ये रहता है बच्चे के दिमाग में कौन सा टिक लगाना है। देखो बच्चे, आपको ये टिक लगाना है अक्टूबर 1965। बट अगर मान लो ये नहीं दिया तो जो बिल्कुल क्लोज इसके पास में दिया है, अगर ये आपको दिया हुआ 1967 या 1968 दिया है, तो जो बिल्कुल क्लोज होगा आंसर के उसको आपको टिक लगाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एग्जांपल में दिया हुआ 1984, 1977, 1970 और एक दिया हुआ 1968, तो 1968 बिल्कुल पास में आ रहा है तो उसको टिक लगा लो, है ना। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बीच में मैंने एक चीज आपको साथ चमत्कारी बीज ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, चमत्कारी बीज, ठीक है ना। वो चमत्कारी बीज इसी से रिलेटेड था, क्योंकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यानी अधिक उपज देने वाले बीजों की बात करता है, जिसके साथ वो आपको एश्योर्ड यानी बिल्कुल भरोसे के साथ पानी की सुविधा देंगे, कीटनाशक देंगे, है ना, और खाद देंगे। तो खुद देखो ना, ऐसे बीज जिसके साथ आपको कीटनाशक, खाद, ये सब कुछ मिल रहा हो, तो फसलें तो बहुत अच्छी खासी हुएगी, ठीक है ना। तो इसलिए चमत्कारी बीज जो आया था ना, इन्हीं पे जो बीज थे उनको बोला गया था चमत्कारी बीज। क्या बोला गया था? चमत्कारी बीज, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जहां मैंने चमत्कारी बीज लिखवाया था, आप चाहो तो यहाँ पे दोबारा चमत्कारी बीज की डेफिनेशन लिख सकते हो, जो मैंने वहां लिखवाया था, प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे चमत्कारी बीज, और जो जो नोट डाउन कर ले प्लीज बोल देना कमेंट बॉक्स में, सर हमने यहाँ पे, या भाई हमने यहाँ पे लिख दिया था चमत्कारी बीज की डेफिनेशन, और क्या थी प्लीज वो भी नोट डाउन करोगे, वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आपने वो पढ़ी है। चलो, तो HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अधिक उपज देने वाले बीजों की बात करता है, जिससे कि फसलें क्या है बहुत स्पीड से बढ़े, ठीक है, फसलों का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा हो। हरित क्रांति, हरित और क्रांति, हरित मतलब फसलें, क्रांति मतलब भारी वृद्धि, यानी फसल उत्पादन में भारी वृद्धि, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 1965 में हुआ था। बुक में 1967 से 1968 के बीच में बोला गया है, ठीक है। और ये जो मेनली यानी मेन जो फोकस था वो गेहूं चावल के ऊपर था। किसके ऊपर था? यानी गेहूं चावल के ऊपर इसका मेन फोकस था हरित क्रांति का।
आगे HYV प्रौद्योगिकी के तत्व, इसके अंदर किन किन चीजों की बात की है? देखो पहली बात तो अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, यानी HYV के अंतर्गत, यानी जो हमारा जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स था, इसके अंतर्गत क्या किया गया? अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया जिससे कि पैदावार ज्यादा हो। नंबर 2, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। आपको सिंचाई की सुविधाएं मतलब क्या है प्रदान की गई, उसका विस्तार किया गया, एक्सपेंशन किया गया। साथ ही साथ रासायनिक खाद आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। और तो और कीटनाशक दवाइयों का भी आपको आप कीटनाशक दवाइयां भी आपको प्रदान की गई ताकि आप अच्छे से क्या कर सको, कृषि कर सको, और किसी प्रकार के अगर कोई कीटाणु एंड ऑल जो बोलते हैं ना, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए आपको कीटनाशक दवाइयां भी दे दी गई। क्लियर ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी दे देंगे और आपको क्या दे देंगे, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो भी आपको दे देंगे, ठीक है ना। जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होते हैं वो आपको दे दिए गए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। उसका विक्रय अधिशेष क्या होता है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, यानी किसान जो बाजार में जो भी भाग बेचता है ना अपनी फसल का, उसको विक्रय अधिशेष कहते हैं। यानी विक्रय मतलब बेचना, अधिशेष मतलब जो बचा हुआ है। यानी हुआ क्या, जैसा मान के चलो आप किसान हो और आपने 100 किलो गेहूं उगाया, गेहूं वीट, आपने गेहूं उगाया 100 किलो, बट हुआ ये कि आपने पहले देखा कि यार मेरे परिवार इतना बड़ा है, मुझे अपने लिए भी तो कुछ रखना पड़ेगा, तो आपने 70 केजी यानी 70 किलो अपने लिए रख दिया। तो उसका मतलब कितना बाजार में बेचा होगा? 30 किलो। तो ये उसी की बात कर रहा है, ये वो पोर्शन है जो कि बाजार में बेचा जाता है। यानी इसका फॉर्मूला अगर पेपर में आए तो समझ लेना, आपको 4 फॉर्मूले दिए होंगे उल्टे सीधे, जिसमें से एक ही सही होगा, वो ये वाला होगा। विक्रय अधिशेष होता है किसानों द्वारा उत्पादित कुल कृषि का उत्पादन, यानी टोटल जो उत्पादन हुआ है वो मान लो 100 केजी, और उसमें से किसान ने स्वयं के उपभोग के लिए कितना उत्पादन रख लिया, स्वयं के उपभोग के लिए रखा गया कृषि उत्पादन का भाग 70 केजी रखा था, तो जो 30 आ गया वो आपका क्या हो गया? विक्रय अधिशेष हो गया। क्लियर हो गया? यहां तक मेरे को लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए बच्चे, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। तो देखते हैं आगे, हरित क्रांति की यार हम बात कर रहे थे, तो हरित क्रांति की प्रथम अवस्था जो होती ना वो क्या थी? 60 के दशक के मध्य, याद रखना, इसके बीच से स्टार्ट हुआ था पहला, और 70 के दशक के मध्य तक ये चला था, है ना। तो 65 से 75 के आसपास ये चला था, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है 60 के दशक के मध्य, मध्य वर्ड लिया, ठीक है ना, उसके मध्य से 70 के दशक के मध्य तक ये चला था, जिसमें मेन फोकस जो था गेहूं चावल था। और जो उसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली थी ना, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 ऐसे राज्य थे जहां पे गेहूं चावल का जो उत्पादन था बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। क्लियर हो गया? तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हरित क्रांति की द्वितीय अवस्था उसके बाद स्टार्ट हुई 70 के बाद, तो 70 के दशक के मध्य से ये स्टार्ट हुआ और 80 के दशक के मध्य तक हुआ। ये काफी थोड़े आगे और फसलों तक ही बढ़ा, ठीक है, ज्यादा फसलों तक इसका वो कवरेज नहीं था, एक लिमिट थी इसके एरिया में, ठीक है ना। तो कुछ और फसलों को इसने अपने साथ जोड़ा, ठीक है। और तो और सरकार ने यहाँ पे बोला कि किसान तुम्हें हम कम ब्याज दर पर क्या देंगे? ऋण देंगे, यानी अब तुम्हें कम इंटरेस्ट रेट पे ऋण मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, ताकि तुम्हें आसानी हो काम करने में। तो एक ये देखने को मिला इसके अंदर। दूसरा, रासायनिक खाद जो होते हैं या कीटनाशक होते हैं उनकी दरों में भी क्या कर दी गई? रियायत, मतलब होता है कमी कर दी गई, ठीक है। किसानों को थोड़ा कम रेट पे दिया गया ताकि किसान अच्छी से अच्छी फसलें उगा सके, ज्यादा से ज्यादा फसलें उगा सके। तो ये इसके अंदर देखने को मिला 70 से 80 के बीच में। क्लियर? हरित क्रांति के लाभ, पहला, फसल उत्पादकता में तेजी, कोई भी बता सकता बच्चा। दूसरा, खेती के अंतर्गत जो कुल क्षेत्र था उसमें वृद्धि हुई। देखो इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या होता था, जब खेती होती थी ना, तो उसमें खेती करने के बाद हमें खेती को कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता था, ये आप जानते हो क्यों? क्योंकि ताकि उसकी उपजाऊपन जो है ना बना रहे, ठीक है ना, ताकि खेती जो है, भूमि जो है उपजाऊ बनी रहे। अब भूमि को उपजाऊ बनाने की वो तकनीक जो होती है ना हमारी, हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। जब से HYV सीड्स आए, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, तकनीक आई, तो इसने क्या करा, इसने बिल्कुल एक तरह से भूमि के क्षेत्र को बढ़ा दिया। ये नहीं कि भूमि बढ़ गई, पैदा कर दी, पैदा नहीं करी। जो खाली भूमि हम छोड़ते थे ना, अब वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। फसलों को उगाने और काटने में जो टाइम लगता था अब नहीं लगता था, काफी कुछ सुधार हुआ। देखो क्या लिखा है, अधिक उपज देने वाली तकनीक, अधिक उपज देने वाली तकनीक, रासायनिक खादों, कीटनाशकों आदि के कारण भूमि को परती छोड़ने की जो आवश्यकता थी वो अब दूर हो गई। अब परती छोड़ने की ज्यादा लंबे समय तक जरूरत नहीं थी। आप रासायनिक खाद का यूज करके दोबारा से वापस को दोबारा क्या उपजाऊ बना सकते थे तुरंत। आगे, और फसलों को बोने और काटने का जो समय था वो भी कम हो गया, यानी फसलों को बोओगे, वो उगेगी और फिर काटेगा, तो उसमें पहले बहुत टाइम लगता था, अब नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये टाइम भी कम हो गया था।
सोचो, इसीलिए तो फसलें ज्यादा हुई थी, जिसके कारण जो दोहरी फसल उगाना जो हो गया था, क्या हो गया था, सरल हो गया था। इसका मतलब जैसे अभी उगाया, काटा, तुरंत उगा दिया, तो दोहरी फसलें उगाना संभव हो चुका था। ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले भूमि को बहुत टाइम तक छोड़ना पड़ता था। तो ये क्षेत्र में इस तरह से वृद्धि हुई थी। ठीक है ना, यानी कृषि के लिए जो खेती थी अब आप ज्यादा यूज कर सकते थे। जबकि पहले क्या होता था कि आज खेती करी, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ना पड़ता तो दूसरी भूमि पर जाना पड़ता था, बट अब ऐसा था कि आप हर जगह खेती कर सकते हो। अगला पॉइंट, व्यापारिक खेती को क्या हुआ, बढ़ावा दिया गया। ये आप जानते हो, क्योंकि आप जब ज्यादा खेती होगी तो गारंटीड जो एक्स्ट्रा अधिशेष होगा वो बाजार में बेचने की बात होगी। ठीक है, तो यानी व्यापारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। इसका मतलब किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। किसान पहले खुद के उपभोग के लिए उत्पादन करता था, मगर अब किसानों ने सोचा कि जब मेरे पास सब कुछ सारी सहूलियत है तो क्यों ना मैं ज्यादा उगा करके कुछ मार्केट में भी बेचूं, जिससे कि मुझे क्या मिले, रोकड़ा यानी मनी मिले, नगद पैसा मिले कुछ। ठीक है ना, चलो उसने लास्ट पॉइंट है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। और अब भारत जो था ना वो आत्मनिर्भर बनने लग गया था, क्योंकि उसके पास खाने का स्टॉक अब मेंटेन होने लग गया था, काफी अच्छा खासा बफर स्टॉक था, काफी बढ़ चढ़ के स्टॉक उसके पास खाने का अब उपलब्ध होने लग गया था। क्योंकि पहले जब रेट थे ना खाद्यान्न का वो बहुत हाई था, क्योंकि आप खुद देखो ना, खरीदने वाले लोगों की डिमांड बहुत थी, बहुतों को खाना देना था, बट था ही नहीं हमारे यहाँ। तो उस टाइम जब भी याद ना, डिमांड यानी मांग ज्यादा होती है ना, और बेचारी वो वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं होती है, कम होती है, कम मात्रा में उपलब्ध होती है, तो उसकी कीमतें बहुत हाई होती है अगर कम मात्रा में उपलब्ध है। यानी मांग तो ज्यादा है मगर उसकी पूर्ति कम है। ठीक है ना, बट अब तो पूर्ति भी बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, तो इसलिए रेट भी डाउन हो गए थे। यानी खाद्यान्न, खाने की जो चीजें थी, खाद्यान्न उत्पादन था, उसकी कीमतों में कमी आने लग गई, और भारत जो था आत्मनिर्भर बनने लग गया, क्योंकि उसके पास क्या था, बफर स्टॉक था खाद्यान्न उत्पादन का। ठीक है, खाद्यान्न का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से। तो आगे देखिए फटाफट से। ठीक है, हरित क्रांति खत्म होने वाला पॉइंट ये, इसमें लिखा हुआ आगे कि हरित क्रांति की सीमाएं क्या थी। तो देखो, सीमा सबसे पहले सीमित फसलें, ज्यादातर ये गेहूं और चावल तक ही सीमित था, एक दो चीजें और उगाई थी इन्होंने, बाजरा, ठीक है, बट सीमित फसलें थी। ठीक है ना, दूसरा सीमित कृषक आबादी, यानी यहाँ पे जो कृषक आबादी थी वो सीमित थी। यहाँ पे इसलिए हुआ ये क्योंकि देखो दो तरह के किसान थे, एक तो बहुत ज्यादा अमीर, एक बहुत ज्यादा गरीब, है ना। जो हमारे क्या नाम है, या ये बोलो कि लोग दो तरह के, धनी लोग और निर्धन लोग हो गए। गरीब, जो धनी लोग होते हैं उनका जमीन का ज्यादा हिस्सा होता है, तुम्हें पता है उनका ज्यादा जमीनें होती है, मगर वो कृषि नहीं करते। और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास भूमि कम होती है पर बेचारे वो कृषि करना चाहते हैं। तो ये दिक्कत आ गई थी यहाँ पे, सीमित कृषक आबादी, यानी भूमि जिनके पास है वो कृषि करना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम थे, इसलिए यहाँ पे पंगा ये देखने को मिला। ठीक है, हरित क्रांति को यहाँ पे बढ़ावा नहीं मिला इस चक्कर में, थोड़ा सा इस चीज के कारण। ठीक है ना, सीमित कृषक आबादी। ठीक है ना, मैं दोबारा बोलता हूँ, धनी और निर्धन वर्ग हो गया। धनी के पास ज्यादा भूमि के टुकड़े होते हैं, जबकि निर्धन के पास कम होते हैं। निर्धन वाला खेती करना चाहता है बट बेचारे के पास बाकी सहूलियत नहीं होती है, और धनी वाले का सब कुछ होता है बट वो खेती करना नहीं चाहता, ये पंगा हो जाता था इसके अंदर। ठीक है ना, भूजल स्तर में कमी, यानी अब कृषि के लिए क्या है, मानसून पर डिपेंड रहने की बात तो उन्होंने बोला था मत रहा करो, तो भूमि के जल का यूज क्या करने लग गए, जमीन खोद खोद के पानी निकाला गया है ना, तो उसमें कमी आ गई स्तर में, यानी डाउन होता चला गया लेवल, धरती के नीचे पानी का लेवल जो है वो नीचे होता चला गया। पूंजीवादी खेती को बढ़ावा, क्योंकि देखो यहाँ पे बाजार में बेचने के लिए खेती करने लग गए थे लोग, तो पूंजीवादी होगा मार्केट, मतलब जब भी बाजार आएगा तो पूंजीवादी की बात करते हैं ना, बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, पूंजीवादी को बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये वाला पॉइंट। आगे, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग का दुष्परिणाम, यानी हमने ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का यूज करने लग गए थे, जिससे भूमि जो है अब उपजाऊ की अनुपजाऊ होने लग गई थी, यानी उसका उपजाऊपन खत्म होने लग गया था, ज्यादा ये कीटनाशक का प्रयोग अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये दिक्कत आने लग गई थी। आय की असमानता में वृद्धि हो गई। आय की असमानता में वृद्धि ये कि जो अमीर किसान थे, अब किसानों की बात कर रहा हूं, अमीर किसान थे उन्होंने तो सारी नई तकनीक यूज कर ली, गरीब बेचारे ले नहीं पाए। ठीक है, तो गरीब ज्यादा गरीबी रह गए, अमीर वाले ज्यादा अमीर हो गए इसके कारण। ठीक है, तो आय की असमानता में वृद्धि भी, यानी आर्थिक विषमता। ठीक है ना, यानी यहाँ पे पैसों के तौर पे, मनी के तौर पे देखा विषमता देखने को मिली, यानी अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गए। और सीमित क्षेत्रों पर ही प्रभाव से क्या है, सीमित यानी जैसे आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे इसका प्रभाव पड़ा था, बाकी और क्षेत्रों पे ऐसा कुछ खास था नहीं। क्लियर हो गया। ठीक है, काफी आसान पॉइंट्स है। कृषि अनुदान, अनुदान मतलब होता है सब्सिडी, क्या होता है, सब्सिडी, यानी जब सरकार सब्सिडी देती है ना तो वो एक गुण है या दोष होना चाहिए। हमने बोला
अगर गुण के हिसाब से देखें कि कृषि अनुदान या सहायकी जो होता है, कृषि सहायकी गुण होगा तो कैसे होगा, कृषि के अंतर्गत होने वाले जोखिमों में कमी के लिए इसको दिया जाता है, क्योंकि देखो भारत में कृषि करना ना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा कार्य है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीज तुम्हारे हाथ में होती नहीं, तुम क्या नाम है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पहाड़ी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना। तो एक जोखिम भरा काम है इंडिया के अंदर कृषि करना। तो उसने बोला कृषि के अंतर्गत जो जोखिम होते हैं ना, जो रिस्क होता है ना, उसको कम करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है कि हमारी तरफ से थोड़ी छूट ले लो आप, ताकि आप कृषि कर सको। दूसरा, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, इससे उत्पादन बढ़ेगा, जब वो उसको छूट देगा तो उसको थोड़ा सा क्या वो प्रेरित होगा किसान, और फिर क्या करेगा वो वहां पे फसलें करने लग जाएगा। और गरीब किसानों की मदद हो जाती है, अगर एक सब्सिडी अगर गरीबों को मिल जाए ना तो उनको बहुत मदद मिलती है और वो कृषि करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। अमीर वालों के पास पैसा है ही, वो सरकार की सब्सिडी भी ले लेते हैं, नई तकनीक भी ले लेते हैं और फिर और अमीर हो जाते हैं। गरीब वाले बेचारों को पैसा होता नहीं है, ठीक है, और सब्सिडी भी उन तक ढंग से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाते, वो अच्छी खासी फसलें नहीं उगा पाते बेचारे, ठीक है ना, और गरीब के गरीब रह जाते हैं। आगे अगर इसको कृषि अनुदान या कृषि सहायकी को दोष के रूप में देखा जाए तो एक दोष, कृषि अनुदान और सहायकी एक दोष, तो उस केस में ये हो सकता है अनुचित लाभ देखने को मिला, अमीर वालों को ज्यादा मिला, जो अमीर किसान थे, धनी किसान थे, गरीब वालों को गरीब, ठीक है ना, तो अनुचित लाभ यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, गरीबों को बेचारों को नहीं मिल पाया था ढंग से। सरकारी कोष पर भारी बोझ, अब सरकार अगर सब्सिडी देगी, सहायता करेगी तो पैसा देगी खाली, है ना, तो उसके जो कोष था यानी भंडार था वो खत्म होता चला जाएगा, तो ये भारी बोझ पड़ रहा था सरकार के ऊपर भी। दूसरा, अनावश्यक उपभोग में बढ़ोतरी होने लग गई थी। अब अगर सब्सिडी मिलेगी तो देखो बात समझो ना, अगर सब्सिडी मिलेगी तो जो उत्पादन कर रहा है ना किसान, उसकी कॉस्ट कम आएगी। कम क्यों आएगी, क्योंकि सरकार ने उसको अपनी तरफ से पैसा दे दिया। अब कॉस्ट कम आएगी तो फसलें सस्ती होगी, सस्ती होगी तो लोग ना, जिसको ना एक से काम हो सकता है ना, वो दो दो तीन तीन खाएगा या दो दो तीन तीन चीजें लेगा, यानी अनावश्यक उपभोग करेगा, जिसकी जरूरत ही नहीं है फिर भी करेगा। क्यों, क्योंकि कीमतें क्या चल रही है, निम्न हो रही है, वस्तु की कीमतें कम है, इसलिए अनावश्यक उपभोग करते चले जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत होने लग गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। बात रखना हरित क्रांति में इस तरह से भी पूछ सकता है ये, ठीक है, मैं बता देता हूं कि हरित क्रांति के लाभ, देखो हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में, हरित क्रांति के लाभ, ठीक है, दो डॉट, ठीक है, दो डॉट, महत्वपूर्ण परंतु पर्याप्त नहीं। अगर ऐसा आया पेपर में कि हरित क्रांति के लाभ दो डॉट, ठीक है ना, महत्वपूर्ण परंतु पर्याप्त नहीं, महत्वपूर्ण तो थे पर पर्याप्त नहीं थे, इसका मतलब वो हानियां ही पूछ रहा है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, बुक में पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपसे हरित क्रांति के लाभ पूछेगा तो लाभ मैंने बता दिया, हरित क्रांति की सीमाएं पूछेगा, सीमाएं बता दी। बट अगर ऐसे लिखा हुआ आता है कि हरित क्रांति के लाभ दो डॉट महत्वपूर्ण परंतु पर्याप्त नहीं, इसका मतलब वो यही पूछ रहा है, तो लिख लेना महत्वपूर्ण परंतु पर्याप्त नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो हानियां पूछ रहा है। इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। इसमें लैंड रिफॉर्म रह गया मेरे पास, भूमि सुधार इतना सा है, जरा सा टॉपिक है वो रह गया है, ठीक है ना, बाकी सब खत्म हो गया, कृषि खत्म हो गया। अब हम उद्योग की बात करेंगे अगली क्लास में, मैं कोशिश करूंगा लैंड रिफॉर्म समझा दूं। वैसे लैंड रिफॉर्म में कुछ खास है नहीं समझाने लायक, इतना सा जरा सा पॉइंट है, भूमि में किस तरह से सुधार किया गया था, ठीक है ना, बट वो पूरी तरह नहीं हुआ था, वो भी आधा अधूरा सुधार हुआ था, ये भी याद रखना, पार्शियल हुआ था, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले वो पोर्शन करेंगे, अगर टाइम मिला तो वरना हम उद्योग को स्टार्ट करेंगे, बाद में कर लेंगे चाहे तो, ठीक है ना। तो या तो नोट डाउन कर लो, मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा, पूरी कोशिश थी आपको समझाने की, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई चीज छूट जाती है या फिर कोई चीज रह गई हो, आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, लिखना मत भूलना कि सर हमें समझ में आ गया है, आपकी जो भी मतलब नोट्स थे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जो भी दिक्कत हो, जो भी बात हो, या आपको समझ में आ गया तो प्लीज पॉजिटिव वे में जरूर लिखना कि सर समझ में आ गया जो भी आपने समझाया था, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।